तकलीफ है असल में ये जो 2 गोलियां ऊपर लगी थी ना, ये तो अल्लाह का शुक्र है ठीक तरह भर रही हैं। मेरी जो हड्डी टूटी है ना, जो तीसरी गोली नीचे लगी थी, उससे मेरा इस वक्त इस टांग के ऊपर पूरा जोर भी नहीं आता। और असल में तकलीफ है वहाँ, क्योंकि वो नर्व्स भी हिट हुई उसकी वजह से पाँव तक, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम मेरा टांग का है इस वक्त, यानी चलने का प्रॉब्लम है। आप वजन नहीं डाल सकते? वजन नहीं डाल सकते। लेकिन फिर भी कल पिंडी में लोगों से मिलेंगे आप? नहीं, मैं जाना तो ज़रूर था, मैंने तो पहले से फैसला किया हुआ था। पिछले इतवार का भी मैंने सोचा था, लेकिन वो डॉक्टर्स ने कहा कि वो तो बिल्कुल ही, क्योंकि मेरे ज़ख्म भी बड़े अभी वो स्टेज पे नहीं था कि मैं एक्टिविटी करूं। लेकिन मैंने कल इसलिए जाना कि देखें, ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये मुल्क में डिफाइनिंग मोमेंट्स है। ये एक फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान में। इस वक्त एक जागी हुई कौम है, और मैं ये चाहता हूँ कि हम अब कभी भी वो पुराने ज़माने में ना जाएं कि जिधर भेड़ बकरियों की तरह कौम को समझा जाता है कि पहले उन चोरों को कहते हैं कि जिन्हें ये चोर है, आप उनको चोर कहते हैं, उनको निकालते हैं, फिर उनको वापस ले आते हैं कि जी आप ये किसी गंगा में धुल के आ गए, आप ठीक हो गए, आप एनआरओ मिल गया, फिर उनको चोर कह देते हैं, फिर उनको ऊपर मुसलत कर देते हैं। यानी मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तौहीन है हमारी कौम की कि राना सनाउल्लाह जैसे बदमाशों को ऊपर जाके इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है। शरीफ खानदान, इनकी 30 साल से चोरी है, हर बारी वो चोरी होती है वो बाहर भाग जाते हैं, वहाँ जाके आराम से रहते हैं और एंजॉय करते हैं लंदन के महंगी महंगी जगह, और फिर यहाँ लूटने के लिए वापस आ जाते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारी कौम की तौहीन है। तो मैंने तो कहा हुआ कि मैं तो जब तक जिंदा हूँ मैं इनका मुकाबला करूँ। जरदारी उधर है, सिंध से जो वो जुल्म कर रहा है, जो सिंध के लोगों से कर रहा है। मैंने जितनी, यानी सिंध के लोगों को जितनी आज़ादी की ज़रूरत है इस जरदारी माफिया से, किसी भी पाकिस्तान, बाकी सारा पाकिस्तान में फिरा हूँ, लेकिन जो जुल्म वहाँ है वहाँ कहीं और नहीं है। तो वहाँ तो बिल्कुल इन्होंने लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, पुलिस थाने गुंडे रखे हुए हैं, झूठे पर्चे हैं, वो बेचारे लोगों को जकड़ा हुआ है इन्होंने। तो ये वक्त है कि एक कौम खड़े हो अपनी आज़ादी के लिए, और कौम, ये जो कल का हमारा मकसद ही है हकीकी आज़ादी, यानी हम वो मुल्क बनना चाहते हैं जो कि कायद आज़म ने अपनी जान के ऊपर, यानी वो मर रहे थे कैंसर से, उसके बावजूद वो बताते किसी को नहीं थे कि लोगों की, मुझे इतनी मैसेजेस आ रही है कि जी अपना ध्यान रखो। वो ठीक कहते हैं कि एहतियात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप पूरी अपनी इंसान एहतियात करें, फिर अल्लाह पे छोड़ें। लेकिन देखिए, ये जो खौफ है ना मौत का, मैंने तो मौत बड़ी करीब से देखी ना, क्योंकि मैं जब गिर रहा था तो यहाँ से गोलियों की मुझे वो गई हैं ऊपर से, तो मैं अगर वो ना टांग पे गोली तो सीधे ऊपर लग गई, या वो लड़का हाथ ना, वो इब्तिसाम वो ना हाथ मारता तो वो गोली बजाय इधर लगने के ऊपर लगनी थी सारी। तो मैंने तो देखी है, तो अल्लाह बचाने वाला है, कोशिश इंसान करता है, लेकिन ये ईमान हमारा होना चाहिए कि वो जब तक उसका फैसला नहीं है ना, आप दुनिया से नहीं जाते। बात सिर्फ एक चीज़ है, क्या आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं? अगर नहीं करवाना चाहते तो बात हमने इनसे क्या करना है? उन लोगों से मैं क्या बात करूं जिन्होंने आके मुल्क का बेड़ागर करके रख दिया। 7 महीने में जो इस मुल्क की तबाही हुई है, आप जरा किसी बिजनेसमैन से पूछें, आप किसानों से पूछें, आप किसी तबके के ऊपर आज रियल एस्टेट वालों से पूछें, जो भी शोबा जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो ग्रोथ रेट बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, आज उनसे पूछे तो सही कि 7 महीने में मुल्क पे क्या हुआ, कौन सा एटम बॉम्ब गिर गया पाकिस्तान में, आज तबाही मच गई। आज हर तबका रो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई आसमानों पे जा रही है, और सामने कुछ नजर भी नहीं आ रहा कि इनके पास कोई रोड मैप है। ये सिर्फ एक काम इन्होंने किया कि एक एक के अब करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं, बारी बारी इन्होंने जो नए अमेंडमेंट्स किए हैं, इनके अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। अब इन लोगों से, जुराइम पेशा लोगों से हमने क्या बात करनी है, सिवाय क्या बताएं इलेक्शंस करें। इन्होंने इलेक्शंस करवाने नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं करवाने कि इनको पता है कि आज जब भी इलेक्शन करवाएंगे इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इनको पता है इस चीज का, क्योंकि कौम ने इनके 7 महीने देख लिए। अब मुल्क की जरूरत इस वक्त इलेक्शन है, इकोनॉमी को ठीक करना तो इलेक्शंस करवाओ। अगर आपने इकोनॉमी को ठीक करना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वो इलेक्शन से आती है। अगर आपने इकोनॉमी को ठीक करना है या अपनी माशत को ऊपर उठाना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती नहीं। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शन से आएगी, और आगे अगर उम्मीद है तो वो इलेक्शन से आएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ कि हम इलेक्शन में पिट जाएंगे, मुल्क तबाह हो जाए लेकिन इलेक्शन ना हो,
تو یہ تو انسسٹینیبل ہے. مجھے تو خوف یہ ہے کہ یہ جس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وہ کلپ پلے کریں جو 1 جون کو میں نے آپ کے ساتھ دیا تھا ایک کلپ, اور میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے, یہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیں گے, ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے. اور میں وہ آدمی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے. میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کیونکہ ہم بڑے ہوئے تھے جب میں پہلی جنریشن تھا, ہمارے جتنے بھی بڑے تھے وہ انہوں نے غلامی دیکھی ہوئی تھی. میرے باپ کی جنریشن نے انگریز کی غلامی دیکھی ہوئی تھی. تو ان کے اندر ایک بڑا جذبہ تھا جب پاکستان بنا, ہم تو چھوٹے تھے نا, کہ ان کو فخر ہوتا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک میں اب پیدا, اور بڑی ان کو ہوپس تھیں کہ ہم ایک عظیم قوم بنے گی. اور پھر میں نے ان کی مایوسی بھی دیکھی کہ آہستہ آہستہ وہ مایوس ہوتے رہے. مجھے یاد ہے عبدالحفیظ کاردر جو ہمارے بڑے زبردست کیپٹن تھے, پہلے کرکٹ کیپٹن تھے, تو اور وہ آکسفورڈ بھی گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے نا ایک بڑی کتاب لکھی کہ جرنی ٹو ڈسلوژنمنٹ, کہ ہمارا کیسے آہستہ آہستہ جو ہم نے امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ گرتی گئی اور وہ کریش ہوتی گئی. اور وہ کیوں ہوتی گئی؟ کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے جو ملک جس طرف جا رہا تھا اور جانا چاہیے تھا, ہم اور طرف چلے گئے. اور انشاءاللہ جو میری امید اب یہ ہے کہ ہم اب سارے اداروں کے ساتھ, دیکھیے ادارے مضبوط ہوئیں تو ملک مضبوط ہے. ہم چاہتے ہیں ادارے مضبوط